कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो बिल्कुल भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं संजय सर के पास आया हुआ हूँ संजय सर से मिलने के लिए। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गाइड, फिलोसोफर, टीचर, गुरु से मैं मिलूं, और मैं फाइनली मैं सर के पास आया। तो सर कैसे हैं आप? मैं ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। सर एक्चुअली बहुत सारे लोग सर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे, और मतलब लोगों के अंदर में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सर ये बात सही है कि आप जैसे टीचर्स वाकई बहुत कम, गिने चुने रह गए हैं। बहुत कम, मतलब बहुत कम का मतलब बहुत कम। इसीलिए मैंने कहा कि सर आपके जैसा टीचर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ आपने अपना पूरा टीचिंग प्रोफेशन को अपना पूरा लाइफ देने का काम किया है, तो सर ये अपने आप में बड़ा ही ग्रेट वर्क रहा है। तो सर आज जो मतलब शिक्षा का जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है, या जिन वजहों से भी सारी चीज़ें जो रही हैं, तो इससे सर आपको क्या लगता है कि जो इंडिया का जो शिक्षा है, इंडिया का जो एजुकेशन है, मतलब कहाँ जा रहा है? और क्योंकि सर एक चीज़ और, चूँकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सर सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में अगर किसी से इंस्पिरेशन पाते रहे हैं तो वो रहे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कुछ भी सर ने हम लोगों को बताया है, आज उसी का रेफरेंस दे करके मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि आप ऐसे है, या सर तो वैसे अंग्रेजी हम लोगों को पढ़ाते रहे, अंग्रेजी के टीचर रहे, लेकिन सर का जो है हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे, पॉलिटिक्स पे बहुत ज़बरदस्त कमांड है, मतलब इकोनॉमिक्स पे, मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है, सब कुछ सर से ही सीखा है। तो सर आप इस पूरे चीज़ में क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो मतलब जनरेशन है, शिक्षा का हवास हुआ है, या क्या जो? सबसे पहले तो ये बात ये है कि देखो, आज का जनरेशन जो है वो बिल्कुल जब हम 3 स्तर पर हम लोग बात करते हैं। पहला तो है कि एक तरह से जो मोरल डिजेनरेशन हो रहा है, ये बहुत दुख होता है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है। जो टीचर्स जिस सम्मान के लिए वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको ऑनर मिलना चाहिए, वो उन्हें अपने स्टूडेंट्स से नहीं मिल पाता है। टीचर्स में खास करके, और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ, जैसा तुम कह रहे हो कि भाई कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, तो इस कॉमर्शलाइजेशन की वजह से आज जो एजुकेशन का जो फोकस हुआ है वो तालमेल नहीं खा पाता है। क्या तालमेल नहीं खा पाता है? एक जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। जैसे हमारे आइडियल स्वामी विवेकानंद रहे हैं, और जब भी स्वामी विवेकानंद की मैं बात करता हूँ या उनकी जिक्र होती है, तो मैं न जाने मेरे अंदर वो जो एनर्जी आ जाता है, और वो जो ताकत आ जाती है, वो जो मुझे बल प्रदान करता है, और शायद यही वजह है कि मैं कुछ बोल पाता हूँ। मैंने सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट के रूप में रहना चाहिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, क्योंकि सर ने बड़ा गहरा बात कहा है। सर ने कहा कि एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए। मतलब दरअसल मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है सर का ये कहना है कि एक टीचर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जितने भी जो लोग टीचर्स होंगे, जो देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, वो बिल्कुल ये मान कर चले कि एक अच्छा टीचर जो है वही बन सकता है जिसके अंदर स्टूडेंट हमेशा जीवित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है हमारी बात को। तो स्टूडेंट का रोल ख़त्म हो जाता है। टीचर तब समझे कि नहीं, मैं एक टीचर हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि हमें स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए, उनके बेटर करियर के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना है। यह टीचर की ड्यूटी है, ये टीचर का मोरल ऑब्लिगेशन है। और जब टीचर जब समझेगा कि नहीं, ये मेरी मोरल ऑब्लिगेशन है, मेरी मोरल ड्यूटी है, वह टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहेगा। बिल्कुल सर, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वास्तव में चूँकि सर राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है कि काफ़ी अपने अप्रोच में बहुत ही स्पिरिचुअल रहे हैं,
और तमाम चीज़ों को योगाभ्यास वगैरह करना, मेडिटेशन करना सर के नियमित दिनचर्या में रहा है। सर मैं ये सर आपसे सर समझना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, आज के जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके तरफ से क्या सलाह हो सकता है सर, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत रोल बड़ा रहता है एक अपने बच्चों के निर्माण में। सबसे पहले तो बात यह है कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग बहुत ही टफ जॉब है, बेटर अपब्रिंगिंग। तो बेटर अपब्रिंगिंग के लिए पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को सैक्रिफाइस कैसे करना पड़ेगा, जो मेरा मानना है, पेरेंट्स ठीक है अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस देते हैं, कॉलेज की फ़ीस देते हैं, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं। मुझे जो भी इस दुनिया में, इस समाज में जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं भी एक पेरेंट हूँ। और इस मायने में मुझे ये लगता है कि बच्चों को फैसिलिटी दी जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ में पेरेंट्स जैसे ही वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो अपने लिए ना जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं। और अपने बच्चों के लिए जीने का मकसद ये है कि बच्चों में जो उचित संस्कार है, पवित्र संस्कार है, उसको इनकलकेट करें, एटिकेट्स, मैनर्स, वो इनकलकेट करें। और पेरेंट्स केवल शब्दों से नहीं, कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, शब्दों से नहीं, एक एग्जाम्पल सेट करें। और जब वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे उनको इमिटेट करेंगे। देखिए, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, अपने सराउंडिंग्स को इमिटेट करते हैं, अपने टीचर्स को इमिटेट करते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं कोई आता है और मैं अपने बच्चे के सामने ये कहता हूँ कि जाकर के फलाने आदमी को बोल दो कि हम घर पर नहीं हैं, जबकि मैं घर में हूँ। एक एग्जाम्पल है, जबकि मैं घर में हूँ और मैं बच्चों को अपने कह रहा हूँ, अपने बच्चों से कि जाके फलाने आदमी को बोल दे जो मुझसे मिलने आए हैं किसी कारणवश, और मैं कह रहा हूँ कि कह दो कि घर नहीं है। वो बच्चा जब सुनता है, वो ठीक है आपकी बात मान लेता है ना, और वो जाकर के, वो मासूम है, वो जाकर के कह देता है कि आप हमारे पापा नहीं हैं, हमारे फादर यहाँ पर नहीं हैं, आप कल आइएगा या उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा। और इसी तरह से दो चार वाक्य आप अपने बच्चों के सामने कर देते हैं, दोहरा देते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए जो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया है, कोई ज़रूरी काम रहा होगा, इसलिए तो वो मिलने आया हो, कोई ज़रूरी बात रही होगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वो विश्वास भी कर ले सकता है। लेकिन आपने अपने बच्चों के सामने जो झूठ बोल दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो सबसे पहले वो वैसे पेरेंट्स दोषी हैं जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाल पाते हैं और फिर बच्चों से ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो स्वामी विवेकानंद हो जाए, हमारा बच्चा सुभाष चंद्र बोस हो जाए, हमारा बच्चा भगत सिंह हो जाए, हमारा बच्चा जेसी बोस हो जाए, हमारा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाए। ये कैसे संभव है? ये संभव बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं क्यों बताऊं, मैं सर ही बताएंगे। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिससे सर ने जो है कि काफ़ी कुछ बहुत मतलब उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन पाया। सर आप मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वास्तव में आप उनसे हमेशा इंस्पिरेशन पाते रहे हैं, तो सर इसके बारे में भी कुछ बताएंगे सर आप? सबसे पहले तो बात है कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के कर्मठ प्रधानमंत्री रहे और मेरा मानना है कि ऐसे प्रधानमंत्री, कीचड़ कहा जाता है कि कीचड़ में रहते हुए जैसे कमल होता है, कीचड़ में ज़रूर खिलता है लेकिन कमल बिल्कुल उससे अछूता रहता है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वो न केवल एक अच्छे प्रधानमंत्री, कर्मठ प्रधानमंत्री साबित हुए, बल्कि एक अच्छे वक्ता रहे। और क्या कहना उनकी कवित्व शक्ति का। सबसे पहले बड़ी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही फेमस कवि रहे, बहुत पोएट रहे हैं। कई कविताओं का संग्रह है उनका, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है और बड़े ही ओजस्वी वक्ता थे। मुझे वो कविता तो याद नहीं है, 2-3 लाइन है। हाँ सर, मतलब 2-3 लाइन ही। मैं गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये 2-3 लाइन है, हो सकती है इसमें जो अशुद्धि भी हो सकती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी भी कविताएं हैं, कई कविताएं मैंने पढ़ी है, वो कविताएं तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 लाइन जो मुझे याद है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों में सही संस्कार दें, और सही संस्कार के लिए कहा जाता है कि जो एग्जाम्पल इज़ बेटर देन परसेप्ट कहा जाता है, जो है एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीचिंग। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, और जब एग्जाम्पल आप सेट करते हैं, ये आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों में, और अच्छे संस्कार के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप संस्कारी बनिए, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर रहता है। हमने अभी आपको बतलाया ना कि आप घर में बैठे हुए हैं, कोई आपसे मिलने के लिए आता है, आप बच्चे से कहवा देते हैं कि जाओ कह दो कि पापा घर पे नहीं है, डैडी घर पे नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, बाबूजी घर पे नहीं है। आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? और ये फिर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा विवेकानंद बन जाए। अरे आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के पिताजी विश्वनाथ दत्त एक जाने माने कृष्ण बिहारी वाजपेयी से, हाँ, ये जाने माने नहीं, विश्वनाथ दत्त थे इनके पिताजी। आई एम सॉरी सर, ये विवेकानंद का सर, विवेकानंद के पिताजी। आप सुभाष, हाँ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, विश्वनाथ दत्त थे इनके पिताजी। एक रिनाउंड जो है एक लॉयर थे, और आपको कलकत्ता के आपको सिमुलिया ग्राम में कायस्थ घराने में इनका जन्म हुआ, विवेकानंद जी का। और इनकी माता बहुत ही रिलीजियस महिला थी, और पूजा पाठ में धार्मिक जो वातावरण वहाँ पर रहा, विवेकानंद जी के घर के अंदर एक धार्मिक वातावरण रहा, एक स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ वातावरण रहा, और इस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई, तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात आप देखिए कि रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल गए इन्हें, तो जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल गए, तो स्वामी नरेंद्र इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, ऐसे उनके गुरु नारायण कह के पुकारते थे। तो जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल जाएं, तो नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बनना ही था। तो हम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आज भी ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन बहुत रेयर है। अगर उस तरह का वातावरण मिले और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, तो मैं समझता हूँ कि भारत के हर घर में एक स्वामी विवेकानंद पैदा होगा, भारत के हर घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, जेसी बोस पैदा होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी पैदा होंगे, और न जाने जितने भी संसार की महान विभूतियाँ हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, वो सब पैदा होंगे। हर व्यक्ति बिल्कुल सर, ऐसा स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सर, मुझे काफ़ी कुछ सर सीखने को मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस सर आपको सुनता रहूं, और काफ़ी कुछ चीज़ों को आपने सर यहाँ पे रखा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, ये वास्तव में अद्भुत है, बहुत ही मतलब रेयर है। दूसरी जो बात है, चूँकि संजय सर के खूबियों के बारे में मैं जितना भी कह सकूं वो बहुत कम होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संजय सर का जो है एक चैनल है इंग्लिश का, इंग्लिश स्पेस के नाम से, और सर चूँकि एक बहुत ही ऑनेस्ट टीचर रहे हैं और प्रचार से हमेशा दूर रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये प्रचार से हमेशा दूर रहे हैं, और कभी भी इन्होंने खुद का या किसी भी तरीके का प्रचारित करने का कभी काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा इन्होंने यही कहा कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जगह जगह पे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, अलग अलग जगहों पे सेवा कर रहे हैं देश दुनिया में, यही मेरे सबसे अच्छे प्रचारक हैं। इसीलिए ना तो सर ने कभी कोई मतलब किसी तरह का प्रचार किया अपने, ना तो इंस्टीट्यूट का और न ही किसी तरीके का। तो जो सर का चैनल है इंग्लिश स्पेस के नाम से, आप जाइए और उसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं ग्रामर में, जो चीज़ें आप मेरे चैनल पे नहीं सीख सकते हैं। मैं उस तरह का वीडियो वास्तव में उतना नहीं मैं बना सकता हूं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं कहता हूं कि सर के जैसा बिल्कुल पेशेंस रखना, उतना पैशनेट होना पूरी चीज़ को लेकर के, उतना ऑनेस्ट होना, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं ये बात बिल्कुल एडमिट करता हूँ, स्वीकारता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इंग्लिश स्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छे अच्छे वोकेबलरीज सीखने के लिए, कॉमन एरर सीखने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, जो भी है, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, जो भी है,
और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है वहाँ उस चैनल पे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सर का जो पढ़ाने का पूरा तरीका है काफ़ी अच्छा है। हम लोग सब सर से ही पढ़े हैं और मुझे खुद याद नहीं है और सर को खुद याद नहीं होगा कि इनके पढ़ाए हुए अंग्रेजी के कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आज पूरे जगहों पे हैं, बिहार से बाहर हैं, बिहार के अंदर हैं। बहुत सारे टीचर्स जो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई स्कूल में हैं, कोई कॉलेज में हैं, बहुत अलग अलग ढंग से जो है। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है इंग्लिश स्पेस पे। आप जाइए, टाइप कीजिए इंग्लिश स्पेस, आपको दूसरे तीसरे नंबर पे संजय सर का वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है, जो सर के चैनल का जो लिंक है, मैं बिल्कुल उस लिंक को डाल रहा हूं। आप सबसे पहले जा कर के सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कम से कम पढ़ते हैं या मुझसे पढ़ चुके हैं, उन विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि संजय सर तुम्हारे टीचर के टीचर हैं। तो इनके सामने वास्तव में मैं कुछ हूँ नहीं, ये सच्ची बात है क्योंकि वही वाली बात हुई कि सूर्य के सामने दिया दिखाना और दीपक दिखाना, मैं वैसे भी दीपक ही हूँ। सर संजय हैं और जो लोग भी जानते होंगे कि संजय का क्या रोल रहा था महाभारत में, तो मेरे ख्याल से संजय सर शायद संजय ही थे जो धृतराष्ट्र को पूरा वो युद्ध का पूरा वर्णन सुनाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो तुलना मैंने किया है संजय सर का और मैं अपने दीपक से, तो वही वाली बात हुई। तो मैं वास्तव में मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं पाता हूँ कि संजय सर के बारे में मैं क्या ये करूँ, बहुत कम ही मैं कह पाऊँगा क्योंकि मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आप बिल्कुल संजय सर के चैनल पे जाइए। अभी इन्होंने डालना शुरू किया है और वो भी हम एक्स स्टूडेंट्स के अनुरोध पे। हम लोग भी चाहते थे कि सर का वीडियोज़ आएँ, चीज़ें आएँ। चलिए, उस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको लग सकता है क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें होती हैं जो है, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब हो सकता है कि पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा आपको हो, थोड़ा सा उसका आवाज़ वगैरह में थोड़ा सा हो सकता है, साउंड वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप उस चीज़ को इवैल्यूएट कीजिए जो चीज़ सर ने पढ़ाया है। सर से पढ़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। जो मेरा नॉलेज है वो इट इज़ ड्यू टू संजय सर। तो आप लोग जाइए वहाँ पे। अभी बहुत सारा सर का बहुत सारा प्लानिंग है, किस किस तरीके से चीज़ों को करना है, अलग अलग चीज़ों को पूरा एक सीरीज लाना है। अभी तो सर मेरे ख्याल से सर आपने अभी नाउन का वो चीज़ शुरू हाँ, सबसे पहले है दीपक की एक्चुअली इन चीज़ों में, चूँकि जैसा कि ट्रेंड सेट हो गया है और ख़ास करके पैंडेमिक के समय में ये जो बातें आई हैं, तो जैसे तुमने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात कहा, उन्होंने डिमांड किया कि सर जो है वो कुछ। हाँ सर, मैं तो पर्सनली मैंने तो सर एक बार नहीं सर, मैंने तो बहुत बार कहा कि सर आप यूट्यूब पर आएँ सर। कई बार तुमने ये कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा। तो एक हम्बल बिगिनिंग है और इसमें मैंने सोचा कि चलो कुछ इस बहाने या कुछ इस रास्ते से अगर स्टूडेंट्स का कुछ भला हो जाता है, अगर स्टूडेंट्स कुछ सीख लेते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले तो बेसिक लेवल, मेरा मानना है कि बेसिक लेवल पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, मैंने वो चीज़ को देखा है जो पूरी चीज़ें रही हैं। आपने एकदम बिल्कुल बेसिक से ग्रामर शुरू करा है, एकदम बहुत छोटे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, वो भी जा कर के सर के वीडियो देखेंगे और वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। जिन्हें अंग्रेजी आती है उनको तो सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, जिन्हें नहीं आती है उनके लिए भी सर का वीडियो जो है कि बहुत वरदान होने वाला है। हाँ बिल्कुल, बेसिक लेवल से चले आप, बेसिक से एडवांस्ड की ओर। मैंने कहता है ना कि आपकी जो जर्नी होनी चाहिए फ्रॉम सेल्फ टू ऑल, मैंने स्वयं से सर्व की ओर। तो जब आप ये अप्रोच रखते हैं, आपका अप्रोच जब इस तरह का है, पूरे समाज के लिए हो, तो बेसिक फंडामेंटल्स सबसे पहले देखो। सबसे पहले किसी चीज़ का आधार होना चाहिए, अगर आधार नहीं तो सुधार नहीं। बिल्कुल, सुधार होने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा मानना है कि बेसिक सबसे पहले उस पर कमांड करें और फिर धीरे धीरे आप एडवांस्ड की ओर जाएं। तो जैसे अभी बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स के साथ साथ जब ये बेसिक्स कंप्लीट हो गए तब मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब जैसे बेसिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
आप देखिए, एक तो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश की ज़रूरत है। आप देखिए, वो इंटरव्यू में जाते हैं, एग्ज़ाम्स है आपका बैंकिंग का, सीडीएस का, एनडीए का, एमबीए का, क्लैट का, और आप देखिए यूडीसी का। इस तरह से जो एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनमें क्या पूछा जाता है? कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, गैप फिलिंग, क्लोज टेस्ट, ओडब्ल्यूएस, ये सारे जो है वो ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, और आप देखिए कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। सर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सर जो वोकैबुलरी का सर किंग माने जाते हैं, मतलब और प्रोनाउंसिएशन का, वो तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इनका वीडियो देखते हैं, जिसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग खुद ही कहते हैं कि सर का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, ये सब अपने प्रैक्टिस पर होता है। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने बहुत प्रैक्टिस की इसके लिए, और अभी भी मैं सीखता रहता हूँ। मैंने कहा ना कि स्पिरिट ऑफ लर्निंग का ये है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप परसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, देन परफेक्शन, ये जब रखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, और ऐसा होगा। और सीरीज़ जैसे अभी हमने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश शुरू किया, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बाद फिर हमारा सीरीज़ स्पोकन इंग्लिश के लिए आएगा। स्पोकन इंग्लिश के बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर, अंत में इंग्लिश लिटरेचर की बात मैं करूँगा। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर, मैं ये कहना भूल गया था, सर का जो लिटरेचर पे कमांड है वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो जब आप लोग यूट्यूब पे आप सर से जुड़ जाएंगे तो जो भी है आप लोगों का, मतलब लिटरेचर में आपको बिल्कुल सर धनी बना देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सबसे पहले एक ही काम सब लोग करें कि केवल पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कहा ना कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और आप सोच लेंगे कि बस हमको ओवरनाइट मिलेनियर बन जाना है, तब नहीं हो पाएगा। कोई मिरेकल नहीं होगा। मिरेकल परसिस्टेंट वर्क से होता है, परसिस्टेंट एफर्ट से होता है। आप कंसिस्टेंट रहें, लगातार रिलेंटलेस एफर्ट्स करते रहें, तब आपको कुछ प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले बात तो ये है, और धीरे धीरे आने वाले चीज़ों में मैं ये दूंगा, प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। और मैं धन्यवाद देता हूं तुम्हें दीपक सर, इस तरह से तुमने जो है वो समय निकाला। और सर ये तो मेरा खुशनसीबी सर कि मैं आपसे मतलब सर मैं बात कर पा रहा हूँ। सर तुम माध्यम बने, अच्छी बात है। मुझे लगता है तुम माध्यम बने, और यह माध्यम एक मीडियम कि ताकि मेरी आवाज़ को लोगों तक, जो मैं जानता हूँ, वो कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ, कुछ सीख सकूँ। सर मुझे एक चीज़ और ये चीज़ था एक्चुअली सर, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट है। और सर जब मैं पढ़ता था तो सर जो आपका इंस्टीट्यूट का नाम था वो ऑरवेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश रहा। तो सर मैंने एक्चुअली सर या तो मतलब आपके प्रति सर मेरा इतना ज़्यादा ये था, मतलब भक्ति था या प्रेम था, जो भी है, लॉयल्टी थी, तो इसके कारण सर मैंने ऑरवेल को जो है मतलब अपने इंस्टीट्यूट के नाम के साथ ही मैंने जोड़ा। तो सर आप उस समय जब मैं पूछता था कि सर ये ऑरवेल के बारे में आप बताएं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप बताते। सर मेरे स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे, क्या थे सर, थोड़ा सा सर अगर। जॉर्ज ऑरवेल के विषय में मैं क्या बात कहूँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, और आपके जो बिहार के अंदर जो मोतिहारी है, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके बिहार के अंदर मोतिहारी, और उनके फादर जो है वो आईसीएस ऑफिसर थे। खैर ये तो उनका ये रहा जॉर्ज ऑरवेल का। एक्चुअली ये जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम है। उनका जो फुल नेम है वो है एरिक आर्थर ब्लेयर। तो एरिक आर्थर ब्लेयर ये उनका फुल नेम है, और उनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल के नाम से वो जाने जाते हैं। और ख़ास करके वो फेमस हैं, एक दो बुक्स है, जो दो नॉवेल्स है, एक एनिमल फार्म और एक आपको 1984 बिल्कुल, तो बिग बॉस इज वाचिंग यू करके कुछ इसमें है, इस तरह का ये है। वो 1984 और एनिमल फार्म, ये जो दो बुक्स हैं जॉर्ज ऑरवेल के, और मैंने पढ़ा और काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ ये दो बुक्स से, और इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जहन में था। इसलिए मैंने एक जॉर्ज ऑरवेल को
मैंने एक छोटा सा प्रयास रहा कि मैं उन्हें एक ट्रिब्यूट दूं, तो उनके ट्रिब्यूट के लिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ऑरवेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, मैंने उसको रखा था। और मुझे खुशी है इस बात की कि जॉर्ज ऑरवेल के प्रति तुम्हारा जो सम्मान है वो सम्मान बहुत ही बड़ा सम्मान है। और अगर हम लोग कुछ कर पाते हैं उनके लिए तो ये हमारी खुशनसीबी हो। सर मेरी कोशिश यही है सर कि मैं आपके लिए या जॉर्ज ऑरवेल के लिए उनके सम्मान में काफ़ी कुछ कर पाऊँ। और सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ रही, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा सर कि आपने मुझे टाइम दिया। सर मैंने आपके लिए एक चीज़ लाया है सर, वो बहुत सर मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या ये कर सकता हूँ, लेकिन सर मैंने मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मैंने गिफ्ट लाया है सर। और सर ये एक्चुअली ये एक सर बुक है सर, विशाल सर ये एक्चुअली एक बुक है, क्योंकि सर मुझे मालूम है कि आप सर पढ़ने लिखने के काफ़ी शौकीन हैं और बहुत सारी किताबें आज भी आप पढ़ते रहते हैं, बाकायदा आपके पास किताबों का एक अच्छा सा संग्रह है। और सर इसीलिए मैंने सोचा कि सर को सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है वो है किताब है। तो सर मैंने सर आपके लिए एक सर बुक मैंने लिया है सर, और सर मुझे उम्मीद है सर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सर यही किताब है सर, ये मैंने आपके लिए ही सर इसको मैं ये किया हूँ सर। सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हें आज भी वो याद है कि मैं 2 रोटी के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन पढ़ना हमारा शौक़ है, हॉबी है। और जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और शायद तुम्हारे जहन में ये होगा। हाँ सर, जब मैं ये बिल्कुल सर ये मेरे और ये बहुत अच्छी किताब है, और ये शो करता है, ये दिखलाता है कि तुम्हें हमारी भावनाओं का ख्याल है। और अगर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन हम तुम्हारी भावना की कद्र करते हैं और हम ज़रूर तुम्हारे लाए गए इस किताब को ज़रूर हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी किताब है ये। थैंक यू सर। इसमें कलेक्शन है द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पीचेस, ये सब महान लोगों का जो स्पीचेस है। इसमें है सर पूरी जो है, मैं तो अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। इसमें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन जैसे तमाम बड़े बड़े लोगों का इसमें स्पीच है, नेल्सन मंडेला का, ये सब बहुत ही अच्छी ये तो तुमने गागर में सागर भर दिया। और काफ़ी बहुत अच्छा है, काफ़ी मुझे खुशी हो रही है इस बात के लेकर के कि तुमने इस पर ध्यान दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।